क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी? क्या उनके मन में भी डर और चिंताएं रहेंगी? ये प्रश्न मेरा नहीं, ये प्रश्न समाज का, यह प्रश्न उस महिलाओं का हो जो जागरूक होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय की विवेचना जब कर रही है। तो आइए हम समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। मामला ये होता है, एक केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस होता है, अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025। इस मामले को पहले समझते हैं, ये केस होता क्या है। इस केस में अतुल नाम का व्यक्ति जो होता है, अपनी प्रेमिका से शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। ऐसा कह सकते हैं कि बिना उसकी इच्छा, बिना उसकी मर्जी से बलात्कार जैसे दुष्कर्म करता है। उसके बाद वो शादी से मुकर जाता है। महिला के द्वारा उसके ऊपर बलात्कार के केस दायर कराए जाते हैं और आरोपी पकड़ा जाता है। ये मामला आपको समझ में आया? मामले में ट्विस्ट तब आता है जब हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के लिए कुछ शर्त रखी, और वो शर्त जो है उस महिला के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी प्रभावित कर सकता है। समझते हैं कैसे? उन्होंने शर्त यह रखी कि यदि अतुल को जमानत चाहिए तो पहला इसको शर्त यह मानना पड़ेगा कि अतुल को शादी करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी किससे? अपनी शादी करनी पड़ेगी पीड़िता से, यानी कि जिसका बलात्कार हुआ है उससे शादी करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है? 5 लाख रुपए उसको जमा कराने होंगे। 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ये तो हो गया पहला केस जो अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 का है। ठीक ऐसा ही केस एक आता है 2024 में। 2024 का एक केस है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर 2024। 2024 का ये केस है। इसमें जमानत की जो शर्त रखी गई, कंडीशन रखी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, तो पहला शर्त ये था कि पीड़िता को, आरोपी को पीड़िता से शादी करनी होगी, बच्चे की देखभाल और निगरानी करनी होगी, उसके बाद इसको जमानत मिलेगी। जमानत तब मिलेगा। या दो ऐसे केस हैं जो पूरे पितृसत्तात्मक समाज है कि जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी वास्तविकता समाज के सामने ला दिया है कि आखिर हाईकोर्ट समाज को क्या देना चाहता है। क्या महिलाओं का कोई ऐसा स्वतंत्रता है ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर बलात्कारी शादी कर ले तो उसकी सारी सजा माफ हो सकती है? तो हम समझते हैं कि इससे दिक्कतें कहां हो रही है, पैदा कहां हो रही है। आपके मन में ये आ रहा है कि तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बलात्कारी पीड़िता से शादी कर लेता है तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन इसको जरा समझिए, इससे कहीं कहीं न कहीं समाज में जो सजा का एक भय है अपराधियों के लिए, जो समाज में लोगों को नियमित संचालित करने के लिए भय का प्रावधान किया जाए, कानून की व्यवस्थाएं की गई, कहीं वो चरमरा तो नहीं रही है? कहीं समाज हमारा ध्वस्त तो नहीं हो रहा है? तो समझते हैं कि इससे समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है। समस्याएं समझते हैं। समस्याएं पहला ये उत्पन्न ये होगा कि आपका जो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 जिसको फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है, उसमें आपका एक तो आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 21 आपके संविधान भाग 3 में यह कहता है कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी महिला को शादी के लिए विवश किया जाता है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। दूसरा यह है आर्टिकल 14 यह कहता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब यह कहता है कि संविधान के सामने, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो एक पुरुष और महिला में भेदभाव करना क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? साथ में हम देखते हैं आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कभी भी सेक्स के आधार पर या सेक्स या जेंडर के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि महिला पुरुष में जो भेदभाव होता है उसको ये मना करता है। ये तीन संवैधानिक मूलभूत अधिकार का वायलेशन हो रहा है। इसके साथ में समाज की जो चिंताएं हैं और जमानत का क्या कारण है, क्या अधिकार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जमानत होता क्या। जमानत, जिसको इंग्लिश में बेल कहते हैं, जमानत। जमानत देखिए एक ऐसा फ्रीडम है, एक ऐसी स्वतंत्रता है जो ट्रायल के दौरान आरोपी के कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी को जमानत कहते हैं। वो ट्रायल के जब तक जजमेंट फाइनल नहीं आता, जब तक निर्णय पूरी तरीके से नहीं आ जाता है, तब तक उसको एक फ्रीडम दे दी जाती है, जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हुआ होता है। लेकिन उसकी शर्त है। शर्त को कहां बताया गया है? शर्त के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को हम जरा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस होता है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। एक केस रहता है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। स्टेट ऑफ एमपी 2021 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पे कुछ शर्त दिए। पहला शर्त यह है कि कभी भी पीड़िता को पूरी पीड़िता के सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। सेफ्टी का ध्यान रखकर ही उसकी बेल मंजूर की जाएगी। दूसरा है पीड़िता और आरोपी में दूरी बनी जाएगी, जिसे कभी भी वो पीड़िता को धमका न सके। तीसरा चीज क्या है कि आरोपी साफ छवि का हो, आरोपी सही हो और जांच को प्रभावित न करे, जांच को या ट्रायल को प्रभावित न करे। इन्होंने ये कुछ शर्त दिया था। अब आप समझिए कि न्यायपालिका खुद कैसे अपने ही दिए सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए गाइडलाइन का ही उल्लंघन कर रहा है। कैसे हम पूरे इस मामले को समझते हैं। तो कुछ चिंताएं समाज के सामने निकल कर आई है, जैसे कि सपोज करिए कि अगर शादी हो जाती है, पहले ये मामला जो है रेप का है, तो रेप पहले समझती है। रेप है क्या? रेप या बलात्कार, रेप इसको बलात्कार कहते हैं। अनैच्छिक से जबरदस्ती किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के द्वारा पुरुष द्वारा शारीरिक संबंध का स्थापित करना, अनैच्छिक तरीके से, उसको भी रेप या बलात्कार की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अब आप अगर सोचिए कि अगर आप शादी के लिए विवश कर रहे हैं, पहले चिंता यह है कि यदि आप शादी के लिए विवश कर रहे हैं, लड़की को शादी के लिए विवश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यह आ जा रही है कि शादी देखिए एक ऐसा परंपराएं विधि है, ऐसी एक धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसा एक सम्मान पूर्वक विधि है जिसमें प्रेम और विश्वास होता है। शादी का मतलब प्रेम और विश्वास। तो अगर पीड़िता के मन में नफरत भर गई है उस आरोपी के प्रति, तो ना प्रेम रहेगा ना विश्वास रहेगा, तो आप आजीवन उस लड़की का बलात्कार होने की परमिशन दे दें। पहला कि अगर आप आरोपी के साथ उसकी शादी करा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दुख को और बढ़ाना हो सकता है। क्योंकि अगर लड़की की इच्छा नहीं होती तो वो बलात्कार नहीं, वो प्रेम होता। लेकिन अगर वो बलात्कार है, तो अगर आप उससे शादी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की के जख्म को खुदेरना हो गया। पहला। दूसरा, उसमें हम आते हैं कि अगर आप शादी करा देते हैं, अगर आप शादी करा देते हैं, तो शादी के कुछ दिन बाद प्रेम भी स्थापित हो सकते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद लड़की की पूरी तरह निर्भरता जो है लड़के के ऊपर हो जाती है, लड़की की निर्भरता लड़के के ऊपर हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि जो आरोपी बलात्कार के केस में जांच चल रही है, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और लड़की के बयान पे ही उसको सजा मिलने वाली है, तो क्या आप सोचिए वो लड़की जो पहले एक आरोपी को सजा दिलाने वाली चाहती थी, क्या वो अपने पति को सजा दिलाएगी? सोचने वाली बात है कि वो अपने बयान में बदलेगी। यानी कि जो गाइडलाइन है, अपर्णा भट्ट का गाइडलाइन है कि जांच को
प्रभावित नहीं करना है, जांच और ट्रायल को प्रभावित नहीं करना है, तो लड़की के बयान बदलने से पूरी तरीके से लड़का सुरक्षित हो जाएगा और जांच पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि कहीं न कहीं एक ऐसा हम समाज को निर्माण तो नहीं कर रहे हैं कि जहां पर बलात्कार करो और बलात्कार से सजा से बचने के लिए शादी कर लो। तो आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने निर्णयों से क्या साबित करना चाहता है? फिर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को क्यों नहीं मान रहा है? समाज की चिंताएं हैं कि लड़कियों का कैसे आगे जीवन निर्माण होगा, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो शायद आप भूल गए हैं कि आप टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं सरकार को, और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में सरकार के लिए गाइडलाइन है कि सरकार जो है, संविधान जो है हमारा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जिसमें महिला प्लस उसके बच्चे की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि किसी आरोपी की। तो ये वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको यह बताने की कोशिश किया कि हाईकोर्ट के एक वर्डिक्ट, एक फैसले से समाज में कितनी तरीके से बड़े अपराध को बढ़ावा दे सकता है। तो अगर आप ये संदेश हाईकोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप समाज को अवेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी समाज की महिलाएं, कानून व्यवस्था, प्रशासन सब अवेयर है, अपने अधिकारों को, अपने दायित्वों को समझे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।